हेलो बच्चों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 5 का पाठ 10, जिसका शीर्षक है नारी शक्ति की प्रतीक। नारी अर्थात महिला, शक्ति की प्रतीक, प्रतीक अर्थात चिन्ह। पाठ में पढ़ने वाले हैं किसको नारी शक्ति का प्रतीक बताया गया है, क्यों बताया गया है नारी शक्ति का प्रतीक उन्हें, उस नारी को, तो उनके बारे में हम आज इस पाठ में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भगिनी निवेदिता। तो इस पाठ में जो नारी शक्ति का प्रतीक है वो है हमारी भगिनी निवेदिता। भगिनी का अर्थ होता है बहन, जो आपके शब्दार्थ में भी दिया गया है, और निवेदिता उनका नाम था। तो आइए देखते हैं। अपने देश की बहुत कुछ कर गुजरने वाली महिलाओं से हमारा इतिहास भरा पड़ा है, परंतु एक विदेशी महिला ने भारत के लिए जो कार्य किया वह अनूठा है। हमारा जो देश है उसमें बहुत सी महिलाएं हैं, रानी लक्ष्मीबाई हुई, पुतलीबाई हुई, बहुत सी महिलाएं हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं, परंतु वो सारी जो महिलाएं थी हमारी देश की, वो सारी हमारे ही देश की थी, हिंदुस्तानी ही थी। परंतु एक विदेशी महिला थी जिन्होंने भारत के लिए जो कार्य किया, जो काम भारत के लिए उन विदेशी महिला ने किया, वो कार्य अनूठा है। अनूठा अर्थात अनोखा है, क्योंकि एक तो वो विदेशी थी, दूसरे देश की थी, स्वदेश से आई थी, हिंदुस्तानी नहीं थी, भारतीय महिला नहीं थी, और दूसरा उन्होंने जो कार्य किया वो बहुत ही अनूठा कार्य है, अनोखा कार्य है। भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद से प्रभावित होकर उनके आह्वान पर भारत की महिलाओं को शिक्षित करने के लिए भारत आई थी। प्रभावित होना, इंस्पायर होना। स्वामी विवेकानंद जी से प्रभावित होकर, उनसे इंस्पायर होकर, उनके बुलाने पर, आह्वान पर, उनके बुलाने पर, स्वामी विवेकानंद जी ने जब उनको बुलाया कि आप आकर भारत की जो महिलाएं हैं उन्हें शिक्षित कर दीजिए, उन्हें शिक्षा दीजिए। उनका जन्म आयरलैंड में हुआ। भगिनी निवेदिता जी जो थी उनका जन्म कहाँ हुआ? आयरलैंड में हुआ, विदेश में हुआ। परंतु उन्होंने भारत भूमि में अपनी मातृभूमि के दर्शन किए और भारत की बेटी बनकर स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी भूमिका निभाई। वो पैदा तो कहाँ हुई थी, उनका जन्म तो कहाँ हुआ था? आयरलैंड में हुआ था। परंतु जब वो भारत भूमि में आई, भारत की भूमि में आई, भारत में वो आई, तो उन्होंने भारत भूमि में, भारत की जो भूमि थी उसमें अपनी मातृभूमि के दर्शन किए। पैदा तो वो कहाँ हुई थी, जन्मभूमि उनकी क्या थी? आयरलैंड थी। इस हिसाब से उनकी मातृभूमि क्या होनी चाहिए? आयरलैंड होनी चाहिए। परंतु जब वो भारत भूमि पर आई तो उन्होंने क्या सोचा, क्या देखा कि मातृभूमि मेरी कौन सी है? भारत भूमि ही मेरी मातृभूमि है, और भारत की बेटी बनकर स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी भूमिका निभाई। और भारत में रहकर ही उन्होंने, जो उस टाइम स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे, उस टाइम पे देश आजाद नहीं हुआ था ना हमारा, तो उस टाइम जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे उसमें एक क्रांतिकारी की भूमिका निभाई। उनका पूरा नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था। अब इनका पूरा नाम क्या था? मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था। उनके पिता का नाम सैमुअल रिचमंड नोबेल व माँ का नाम मैरी इजाबेला था। ठीक है, इनके पिता का, माता का और इनका नाम है। बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया था। देहांत हो जाना अर्थात वो दोनों गुजर गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। इनका लालन पालन नाना हैमिल्टन द्वारा किया गया था। लालन पालन, इनका जो भरण पोषण था, इनकी जो पूरी जो इनको बड़ा किया था, उनकी देखभाल की थी, वो किसने की थी? इनके नाना ने, जिनका नाम था हैमिल्टन। ठीक है, हैमिल्टन आयरलैंड के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख सूत्रधरों में से एक थे। तो आयरलैंड में जो स्वतंत्रता आंदोलन शुरू किया था, सूत्रधरों में से, सूत्रधर कौन होते हैं? जिन्होंने शुरुआत की हो। तो आयरलैंड में जिन लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत की थी, उन लोगों में से, शुरुआत करने वालों में से एक उनके नाना हैमिल्टन भी थे।
मार्गरेट की शिक्षा लंदन चर्च के आवासीय विद्यालय में हुई। उनकी मार्गरेट को शिक्षण का कार्य अच्छा लगता था, पढ़ाने का कार्य बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था। अतः वह 17 वर्ष की उम्र में ही एक विद्यालय में पढ़ाने लगी। अब उनको शिक्षण का काम, शिक्षा देने का काम अच्छा लगता था, तो उन्होंने क्या किया, 17 वर्ष की उम्र में ही, 17 साल की उम्र में ही वो एक विद्यालय में पढ़ाने लगी। वह स्वयं द्वारा विकसित पद्धति से शिक्षा दिया करती थी। स्वयं यानी खुद के द्वारा, खुद ने जो उन्होंने जिस पद्धति का उन्होंने विकास किया था, पद्धति यानी जिस तरीके का उनका खुद का जो तरीका था पढ़ाने का, ठीक है, उन्होंने खुद के पढ़ाने का जो तरीका था उससे शिक्षा वो दिया करती थी बच्चों को। खुद का एक तरीका होता है ना, हर टीचर का अपना एक अलग तरीका होता है पढ़ाने का, तो उन्होंने भी अपनी एक स्वयं की पद्धति विकसित की थी पढ़ाने की, और उसी विकसित पद्धति के द्वारा उन्हें पढ़ाया करती थी। धर्म में रुचि होने के कारण चर्च की गतिविधियों में भी भाग लेती थी तथा अधिकांश समय अध्ययन, मनन एवं सत्य की खोज में ही लगाती थी। अब उन्हें पढ़ाने में तो रुचि थी ही, मगर उसके साथ साथ उन्हें धर्म में भी रुचि थी। रुचि यानी इंटरेस्ट होना, तो उन्हें धर्म में भी इंटरेस्ट था, तो वो क्या करती थी, चर्च की जो गतिविधियां होती थी, चर्च की जो एक्टिविटीज होती थी, उनमें भी वो भाग लेती थी। और अधिकांश समय, अधिकांश यानी ज्यादातर वक्त, समय यानी वक्त, तो वो ज्यादातर वक्त क्या करने में गुजारती थी, अध्ययन, अध्ययन यानी चीजों को समझना, चीजों के बारे में जानने में, मनन यानी सोचने में, एवं सत्य की खोज में ही लगाती थी। तो उनका जो ज्यादातर समय था वो किसमें लगाती थी, अध्ययन करने में, किसी चीज को समझने में, मनन करने में, सोचने में किसी चीज के बारे में, और सच की खोज करने में ही वो लगी रहती थी। तभी एक घटना घटी जो उनके जीवन को एक नया मोड़ देने वाली था। अभी तक तो क्या थी, मार्गरेट थी, अब वो क्या बनने वाली थी, निवेदिता बनने वाली थी। तो उनके जीवन में एक अनोखा मोड़ आने वाला था। ये चलिए देखते हैं अब उनके जीवन में क्या अनोखा मोड़ आने वाला है, क्या घटना घटने वाली है जिससे उनकी जिंदगी एक नया मोड़ ले लेगी। एक सन्यासी का लंदन में आगमन हुआ। एक सन्यासी था जिन्होंने सन्यास ले लिया था, तो उनका लंदन में आगमन हुआ। आगमन यानी उनका लंदन में आना हुआ। नाम था स्वामी विवेकानंद। उनका नाम क्या था, स्वामी विवेकानंद। वो आए थे लंदन, ये रहे स्वामी विवेकानंद। स्वामी जी शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में ख्याति अर्जित कर अपने कुछ मित्रों के आग्रह पर इंग्लैंड आए थे। अब जो स्वामी विवेकानंद थे वो शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन था, तो वहां से वो प्रसिद्धि हासिल करके, ख्याति अर्जित कर यानी कि ख्याति का मतलब तो क्या होता है, प्रसिद्धि, और अर्जित करना हासिल करके। तो जब वो उस सम्मेलन में गए थे, विश्व धर्म सम्मेलन में जो शिकागो में हुआ था, तो वहां से वो सुर्खियां बटोर कर, वहां से वो प्रसिद्धि हासिल कर वहां से वो सब लोगों को इंस्पायर करके कहाँ आए थे, इंग्लैंड आए थे। इंग्लैंड क्यों आए थे, क्योंकि उनके मित्रों ने उनसे आग्रह किया था, उनके मित्रों ने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप इंग्लैंड चले हमारे साथ। तो अपने कुछ मित्रों के साथ वो विश्व धर्म सम्मेलन से कहाँ आ गए थे, इंग्लैंड आए थे। मार्गरेट की स्वामी जी से प्रथम भेंट यही हुई थी। भेंट यानी उनकी जो मुलाकात हुई थी वो यही हुई थी। जो मार्गरेट थी उनकी स्वामी जी से मुलाकात कहाँ हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी। मार्गरेट ने स्वामी जी के प्रवचन सुने, वाद विवाद, तर्क वितर्क किया और अपने आप को पूर्ण संतुष्ट कर लेने के उपरांत ही उन्होंने स्वामी जी को अपना आदर्श चुना और स्वामी जी के आग्रह पर उसने भारत आना तय कर लिया। अब मार्गरेट जो थी उन्होंने क्या किया, पहले तो स्वामी जी के आदर्श प्रवचन सुने, वाद विवाद किया, तर्क वितर्क किया, खुद से पूछा क्या है क्या नहीं है, उस सब का जो था उस सब के बारे में जानकारी हासिल की और अपने आप को पूर्ण संतुष्ट कर लेने के उपरांत, पूर्ण संतुष्ट कर लेने के बाद, उपरांत यानी के बाद, खुद को सेटिस्फाई करने के बाद उन्होंने जो स्वामी विवेकानंद थे उनको अपना आदर्श चुना, उनको अपना एक मॉडल, आइडियल मॉडल होता है ना, हमारी इंस्पिरेशन होता है कोई, तो उन्होंने अपने आप अपनी इंस्पिरेशन किसे चुना,
स्वामी विवेकानंद जी को अपनी इंस्पिरेशन चुना। और स्वामी जी के आग्रह पर, स्वामी जी के कहने पर या रिक्वेस्ट पर, आग्रह यानी रिक्वेस्ट मैंने पहले बताया था, भी आया था, तो स्वामी जी के कहने पर, उनके रिक्वेस्ट पर वो भारत आई। उन्होंने भारत आना तय कर लिया। भारत आकर वो अत्यधिक प्रसन्न हुई, अत्यधिक यानी बहुत ज्यादा प्रसन्न हुई। जब मार्गरेट भारत में आई तो वो बहुत ज्यादा खुश हुई। वे गंगा के किनारे वेलूर मठ की एक कुटिया में 2 अन्य अमेरिकन महिलाओं के साथ रहने लगी जो स्वामी जी की शिष्याएं थीं। अब वो कहाँ रहती थी? वो इंडिया आ गई, इंडिया के वो बहुत खुश हुई, तो वो कहाँ रहती थी? वेलूर मठ की कुटिया। वेलूर मठ की एक कुटिया थी, गंगा के किनारे एक वेलूर मठ की कुटिया थी, तो वो वहाँ पे 2 अमेरिकन महिलाएं पहले से रहती थी, उनके साथ ही वो वहाँ रहती थी। वो जो 2 अमेरिकन महिलाएं थी जो वहाँ पहले से रहती थी, वो भी क्या थी? स्वामी जी की शिष्याएं थी, स्वामी जी की स्टूडेंट्स थी। तो उनके साथ कौन रहती थी? मार्गरेट रहती थी। कहाँ रहती थी? गंगा के किनारे वेलूर मठ की एक कुटिया में। स्वामी जी ने मार्गरेट को नया नाम निवेदिता दिया और आग्रह किया कि वह भगवान व भारत माता के चरणों में अपना जीवन अर्पित करे। अब आया उसकी जिंदगी का एक बेहतरीन मोड़। तो उन्होंने, स्वामी विवेकानंद जी ने क्या किया, उस मार्गरेट को, उस महिला को, मार्गरेट नाम की महिला जी को, उनको एक नया नाम दिया, जिसका नाम था निवेदिता। उनका नया नाम क्या था? निवेदिता था। और उनसे आग्रह किया, उनसे रिक्वेस्ट करी कि वो जो अपना जीवन है, अपनी जो जिंदगी है, वो भगवान को और भारत माता के चरणों में, भगवान और भारत माता के चरणों में अर्पित करें, समर्पित कर दे। अपना जो जीवन है, वो सब कुछ, वो जीवन में जो भी करेंगी तो वो किसको अर्पित कर दे, किसको समर्पित कर दे? भगवान को और भारत माता के चरणों में। भगिनी निवेदिता ने विवेकानंद के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करने के साथ साथ कलकत्ता में लड़कियों का एक स्कूल भी आरंभ किया। वहां छोटी लड़कियों को पढ़ाने लिखाने के साथ साथ मिट्टी का काम, चित्रकारी का काम आदि भी सिखाया। अब वहां पे वो उन्हें पढ़ाती भी थी, मगर उसके साथ साथ उन्होंने क्या सिखाया? मिट्टी का काम सिखाया, मिट्टी से चीजें बनाना सिखाया, चित्रकारी का काम सिखाया, आर्ट सिखाई, आर्ट एंड क्राफ्ट जो होती है वो सिखाई। जब कलकत्ता में महामारी फैली तो निवेदिता ने टोली बनाकर दिन रात भूख प्यास की चिंता किए बिना रोगियों की चिकित्सा, सेवा सफाई आदि कार्य कर पीड़ितों की मदद की। अब एक समय ऐसा आया कि कलकत्ता में एक बहुत बड़ी महामारी फैल गई। जैसे अभी कोरोना एक महामारी है जो पूरे विश्व में फैल गई है, वैसे ही एक महामारी, बहुत ही बड़ी बीमारी कहाँ फैल गई? कलकत्ता में फैल गई। पूरे कलकत्ता में एक बीमारी फैल गई। तो उस समय निवेदिता ने एक टोली बनाई, एक टीम बनाई और वहां पर किसका इलाज किया? रोगियों का इलाज किया, चिकित्सा की, उनकी सेवा की, उनकी साफ सफाई करना, हर चीज का ध्यान रखना और पीड़ितों की मदद करना। जो मजबूर लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, उनकी मदद करती थी। भूख प्यास सब मिटा दी इन्होंने अपनी, और किसमें लग गई? लोगों की सेवा में लग गई। उन्होंने अंग्रेजी समाचार पत्रों में अपील प्रसारित कर मदद मांगी व धन संग्रह भी किया। उन्होंने, अब ये जो महामारी फैल गई थी तो उन्होंने क्या किया? जो अंग्रेजी समाचार पत्र थे, अखबार थे, न्यूज़पेपर्स थे, उसमें भी अपील करी कि हाँ भाई आप लोगों की मदद करें, और धन संग्रह भी किया, धन को इकट्ठा भी किया उन्होंने, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सके। वह लेखन कला एवं बोलने में निपुण थी। अब जो निवेदिता जी थी, भगिनी निवेदिता थी, वो लिखने में बहुत ही माहिर थी, लिखने की कला उन्हें बहुत अच्छी आती थी, और बोलने में भी वो निपुण थी, बोलने में भी उनका कोई मुकाबला नहीं था। इस क्षमता का उपयोग कर वह अपनी बात बड़े बड़े समूहों तक पहुंचाने में सफल रही। तो वो बोलने में माहिर थी और लिखने में माहिर थी, तो वो बड़े बड़े लोगों तक, बड़े बड़े समूहों तक अपनी बात आराम से पहुंचा देती थी। निवेदिता ने जब अंग्रेजों का भारतीयों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार देखा तो वह पूर्ण ताकत के साथ भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई का समर्थन करने लगी।
अब आप जानते ही हैं कि जब अंग्रेजों का राज था यहाँ पर, तो अंग्रेज हम पर बहुत जुल्म करा करते थे, हमारे साथ बहुत क्रूर व्यवहार किया करते थे, जेल में डाल देते थे, मारपीट करते थे, धर्मों पे विवाद खड़ा करते थे। तो उस टाइम पे जब अंग्रेजों का भारतीयों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार यानी बहुत ही क्रूर व्यवहार, बहुत ही बुरा व्यवहार जब निवेदिता जी ने देखा, तो उन्होंने अपनी पूरी ताकत के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई में, भारत की जो स्वतंत्रता की लड़ाई थी उसमें अपना समर्थन करा, समर्थन यानी साथ दिया। उन्होंने बंगाल विभाजन का विरोध किया, बंगाल का जो सेपरेशन था जो अंग्रेजों ने करने की कोशिश की थी, उन्होंने उसका भी विरोध किया। उन्होंने जगदीश चंद्र बोस की उपलब्धियां विश्व पटल तक रखी और महर्षि अरविंद के जेल में जाने के बाद उनके कर्म योग पत्र के लिए संपादकीय लिखने का कार्य भी करने लगी। उन्हें भारतीय स्त्रियां अधिक प्रभावित करती थी, उन्हें जो भारत की जो स्त्रियां थी, भारत की जो औरतें थी, वो ज्यादा से ज्यादा उन्हें इंस्पायर करती थी, प्रभावित करती थी। उन्हें लज्जा, विनम्रता, स्वाभिमान, सेवा भाव, निष्ठा आदि की प्रतिमूर्ति दिखाई देती थी। उन्हें भारत की महिलाएं क्यों प्रभावित करती थी? क्योंकि भारत की महिलाओं में लज्जा यानी कि शर्म, विनम्रता मतलब कि पोलाइटनेस, स्वाभिमान, एक स्वाभिमान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेवा भाव, लोगों की सेवा करना, ममता का भाव, ये जो सारी चीजें थी इनकी प्रतिमूर्ति किसमें दिखाई देती थी? भारत की महिलाओं में दिखाई देती थी। वह समय समय पर महिलाओं को लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई के वीरतापूर्ण कार्यों को भी याद दिलाती थी। अब उन्हें सब कुछ पता, लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई जो बहुत ही वीर महिलाएं थी जिन्होंने अपना बलिदान दिया अपनी मातृभूमि के लिए, तो उनकी कहानियां औरतों को, यहाँ की स्त्रियों को सुनाती थी। उनकी दृष्टि जाति, प्रांत व भाषा आदि से ऊपर थी। वो किसी भी तरह का, निवेदिता जी जो थी वो किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करती थी, ना उनकी ना दृष्टि जाति पर थी, ना प्रांत पर थी, ना किसी तरह की भाषा पर थी। उनके लिए सब स्त्रियां एक ही समान थी, तो वो किसी में भेदभाव नहीं करती थी। भगिनी निवेदिता ने भारत को अपनाने के बाद कभी अनुभव नहीं होने दिया कि वह एक विदेशी है। बहन निवेदिता हमारी जब भारत आ गई, जब उन्होंने भारत को अपना लिया अपनी मातृभूमि के रूप में, तो उन्होंने हमें कभी भी ऐसा फील नहीं होने दिया, कभी भी हमें ऐसा अनुभव नहीं होने दिया कि वो एक विदेशी महिला है। उन्होंने भारत के लिए जो किया उसे कोई अन्य नहीं कर सकता। एक विदेशी महिला होने के बावजूद उन्होंने जो हम लोगों के लिए किया, इस भारत मातृभूमि के लिए किया, वो कोई और नहीं कर सकता। वह भी स्वामी जी की तरह ही 44 वर्ष की अल्पायु में नीचे उद्धृत वेद की पावन ऋचाओं का वे सदैव स्मरण करती हुई संसार से विदा हो गई। अभी तो यह था हमारा आज का चैप्टर जो खत्म हो चुका है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हम अगली वीडियो लेके आएंगे नेक्स्ट चैप्टर पे। थैंक यू।